संगठन का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया था, जिसके बारे में आपको पहले बताया गया, पहले दिन भी बताया गया कि बामसेफ हमारे संगठन का बुनियादी संगठन है, मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके सहारे पर लगभग 87 ऑफशूट संगठन, सहायक संगठन बनाए गए हैं। तमाम प्रकार के लोगों के समाज की जो वैरायटी है, उन तमाम प्रकारों के संगठन बनाए गए, मगर बुनियादी रूप से बामसेफ संगठन जो बुनियादी और बेसिक संगठन है, उस बेसिक संगठन के सहारे से, बेसिक संगठन की मदद से ये सारे संगठन बनाए गए हैं। तो कल 24 तारीख को और आज 25 तारीख को ये दूसरा दिन राष्ट्रीय अधिवेशन का है। बामसेफ का 2 ही दिन का अधिवेशन है, मगर बामसेफ के द्वारा अभी जो रणनीतिक बदलाव और रणनीतिक परिवर्तन किया गया है कि हम संगठन निर्माण करना और संगठित शक्ति का निर्माण करना, इस प्रक्रिया से बाहर निकलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन और आंदोलन को जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ाने की दिशा में, बढ़ने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए रणनीतिक बदलाव ये है, रणनीतिक बदलाव ये है कि हम 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन ये आंदोलन करने वाले संगठन का ले रहे हैं। इसलिए 2 ही दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन बामसेफ का है, मगर बामसेफ के द्वारा ही ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो है, जन आंदोलन निर्माण करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बामसेफ प्रायोजित कार्यक्रम है। इस वजह से 2 दिन का अधिवेशन होने का ये मतलब नहीं है कि बामसेफ के लोगों को 5 दिन तक राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहना है, बल्कि उनको ही रहना है। दूसरे लोग रहते नहीं रहते हैं, ये एक अन्यथा बात हो सकती है, मगर बामसेफ जो बुनियादी संगठन है, बेसिक संगठन है, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है। इस बात को जानकर समझकर हम लोगों को विचार और व्यवहार करना चाहिए। दूसरी बात, जो आज सवेरे 9 बजे से हमारा सत्र चला, उसमें 9 बजे के सत्र में भारत में सफाई कर्मी जातियों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन निर्माण किए बगैर उनकी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। एक मंथन, आंदोलन के बढ़ते हुए कारवां को, दूसरा विषय, आंदोलन के बढ़ते हुए कारवां को देखते हुए नेतृत्व और संगठन की सुरक्षा करने हेतु बीवीएफ की महत्वपूर्ण भूमिका, और अभी जो हमारे 11 बजे से 2 बजे तक का जो सत्र है, उसमें जो 2 विषय हैं, एक ही गुणंतु जाति का केंद्र और राज्य के आरक्षण सूची में अलग अलग वर्गीकरण करके नाम निर्देश करना, शासक जाति के लोगों की गुणंतु जमाती के साथ धोखेबाजी, एक गंभीर मंथन। दूसरा विषय, संविधान के द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए महिलाओं का राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना अनिवार्य है, गंभीर मंथन। तो ये लगभग 4 विषय है। तो इन चारों विषयों के संबंध में कंक्लूड करने के लिए खास तौर पर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो इस संबंध में केवल 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग कोई भी लक्ष्य, कोई भी उद्देश्य
अगर हम पूरा करना चाहते हैं तो लक्ष्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करने से, लक्ष्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा चर्चा करने मात्र से लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता, लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता, उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सकता। तो लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारे पास बुनियादी संगठन का ढांचा होना जरूरी है। और इस संबंध में हमारे पास राष्ट्रीय स्तर का बामसेफ का बुनियादी ढांचा उपलब्ध है, बामसेफ संगठन का बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। मगर जो ऑफशूट संगठन, जो सहयोगी संगठन हम लोगों ने बनाए हैं, उन लोगों का राष्ट्रीय स्तर का, यानी राष्ट्रीय स्तर की जो कमेटी, राज्य स्तर की कमेटी, कमिश्नरी लेवल की कमेटी, जिला लेवल की कमेटी, तहसील लेवल की कमेटी, हर प्रकार का जो ऑफशूट संगठन, सहयोगी संगठन, ऑफशूट संगठन का जो ट्रांसलेशन हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि ये जो व्यापक आंदोलन हम लोगों ने खड़ा किया है उसमें तमाम प्रकार के जो ऑफशूट संगठन हैं वो सहयोगी संगठन है। ये जो आंदोलन हम लोगों ने इस देश में खड़ा किया है वो आंदोलन करने के लिए तमाम संगठन हमने बनाए। तो ये जो संगठन हमने बनाए ऑफशूट संगठन, उसका रोल सहयोगी संगठन का है। ये बात सबसे ज्यादा अहम है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है जो प्रत्येक कार्यकर्ता को विचार और व्यवहार करते वक्त सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। विचार और व्यवहार का क्या मतलब है कि जैसा आपका विचार होगा वैसा आपका व्यवहार होना चाहिए। आपका विचार कुछ और है, आपका व्यवहार कुछ और है, तो आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, आपकी ईमानदारी डाउटफुल है। यह मत समझना कि लोग आपको देख नहीं रहे, आपको बहुत गहराई से लोग देखते हैं, बहुत नजदीकी से देखते हैं। और गहराई से और नजदीकी से देखने के लिए यहां व्यवस्था है ना, ये देख रहे हो क्या है? तो यहां ज्यादा बारीक दिखाई देता है, यहां कम दिखाई देता है मगर वहां ज्यादा दिखाई देता है। तो लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपका निरीक्षण कर रहे हैं। तो ये प्रीति को नहीं समझना चाहिए कि आपको समाज में लोग देख नहीं रहे हैं, आपको देख रहे हैं या प्रत्येक व्यक्ति को देख रहे हैं। तो जब देखते हैं तो बहुत बार लोग उसको अपनी बात बताते नहीं है, अपनी प्रतिक्रिया बताते नहीं है, मगर साथ सहयोग भी नहीं करते। ये उसकी प्रतिक्रिया ही है। तो ईमानदारी का तकाजा क्या है? ईमानदारी का तकाजा यह है कि आपके विचार और व्यवहार में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। जैसा विचार हो वैसा ही आचरण होना चाहिए। अगर विचार और व्यवहार में आप अंतर रखते हो तो निश्चित रूप से आप बुनियादी ईमानदार कार्यकर्ता नहीं बन सकते। और उन ईमानदार कार्यकर्ताओं का समूह जो है वो तहसील में कमेटी बनाता है, जिले में कमेटी बनाता है, कमिश्नर में बनाता है, स्टेट में बनाता है, जोन में बनाता है और सेंटर में बनाता है, तब जाकर संगठन का निर्माण होता है। हमने बामसेफ संगठन का निर्माण करने के लिए मैंने पहले बताया आप लोगों को कि मैं 18 साल 3-4 महीने का था, तब से लेकर अभी मेरी 65 साल की उम्र हो गई है। 21 नवंबर को यानी 66 साल में मेरी प्रवेश कर लिया, तो 47 साल लगभग मैंने ये संगठन निर्माण करने में लगाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो
कि कितना लंबा समय एक बुनियादी और बेसिक संगठन निर्माण करने के लिए लगा। एक बुनियादी और बेसिक संगठन मजबूत होने की वजह से ही 3.5 लाख लोग नागपुर में आए थे, ऐसे नहीं आए ये हमने कह दिया और लोग आ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इतना लंबा समय लगाया। बहुत सारे लोग तो यहां ऐसे होंगे कि जिनकी उम्र जो है वो 50 साल भी नहीं होगी। जिनकी उम्र 50 साल नहीं होगी तो लगभग मैं 5 दशक का समय लगभग राउंड अबाउट इस काम के लिए लगा चुका हूं। तो इसके आधार पर यह बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो इसलिए संगठन का निर्माण करना ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए ज्यादा समय लग रहा है। अब ऑफशूट संगठन, जिसका मतलब है सहयोगी संगठन, अभी सफाई कर्मियों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन, ये मुद्दा यहां आया हुआ है। फिर ए बीवीएफ, ए वॉलंटियर फोर्स जो है हमारा, उसका संगठन, फिर उसके बाद में घुमंतू जातियों का संगठन, और उसके नीचे महिलाओं का संगठन। ये सारे संगठन निर्माण करने का मामला है। बुनियादी रूप से मैं ये बात आप लोग बता रहा हूं। तो यदि हम लोग संगठन निर्माण करते हैं, वामसेक तो बुनियादी संगठन है, ये जो सफाई कर्मियों का, महिलाओं का, या बीवीएफ का, या घुमंतू जातियों के जो संगठन है, ये बुनियादी संगठन नहीं है, ये सहयोगी संगठन है। और ये जो सहयोगी संगठन है, ये ध्यान रखना है प्रत्येक कार्यकर्ता को, दिमाग में काम करते वक्त, काम करने की कार्य प्रणाली निर्धारित करते वक्त ध्यान रखना है कि एक सहयोगी संगठन है, सहयोग करने के लिए बनाया जा रहा है। तो उसकी कार्य प्रणाली जैसा लक्ष्य रखा गया है उसी के अनुसार होती है। लक्ष्य कुछ और है और विचार और व्यवहार कुछ और है, तो फिर ये आंदोलन नहीं खड़ा हो सकता। एक तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो घुमंतू जाति के लोग हैं वो कई राज्यों में शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में है, कई राज्यों में शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में, कई राज्यों में ओबीसी की लिस्ट में। तो इस तरह से आज जो शासक वर्ग है एक कॉन्शियसली ऐसा कर रहा है, यानी इसके पीछे इन लोगों का कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं होना चाहिए, ये लोग आपस में मिलने जुलने नहीं चाहिए, क्योंकि एक पहचान होती है, वो पहचान जो है वो आपको इकट्ठा लाने में बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे शेड्यूल कास्ट एक पहचान है, शेड्यूल ट्राइब एक पहचान है, ओबीसी एक पहचान है, तो ये रोल प्ले करती हैं संगठन निर्माण करने में। अगर कोई ओबीसी का आदमी है और किसी को पूछा कौन हो तो कहता ओबीसी हूं, तो थोड़ा एफिनिटी होती है, नजदीकी उसको लगता है मेरा आदमी है। तो ये संगठन की जो भावना है ये इस सामाजिक समूह के साथ जुड़ी हुई बात है। और ये सामाजिक समूह है, जैसे शेड्यूल कास्ट एक सामाजिक समूह है, शेड्यूल ट्राइब एक सामाजिक समूह है, वैसे नोमिडिक ट्राइब भी एक सामाजिक समूह है। मगर नोमिडिक ट्राइब का नेशनल लेवल पर कोई शेड्यूल नहीं है। बड़ी समस्या क्या है नोमिडिक ट्राइब की? नेशनल लेवल पर नोमिडिक ट्राइब की नेशनल लेवल पर शेड्यूल नहीं। जैसे शेड्यूल कास्ट ये नेशनल शेड्यूल है, शेड्यूल ट्राइब नेशनल शेड्यूल है, वैसे नोमिडिक ट्राइब ये ऑल इंडिया में है, तो इसका नेशनल लेवल का शेड्यूल होना चाहिए। तमाम जितनी भी नोमिडिक ट्राइब की कम्युनिटीज है वो नेशनल लेवल का जो शेड्यूल होगा, शेड्यूल घुमंतू जातियों का यानी नोमिडिक ट्राइब, ये शेड्यूल होना चाहिए था। इससे क्या होता
सारे देश भर में इन लोगों का एक संगठन अगर कोई बनाना चाहता है तो उनके लिए बाकायदा लोग उपलब्ध होते। क्यों? उसकी लिस्ट होती, उनके जातियों के नाम होते, वो कौन से जिले में निवास करते हैं, उनकी संख्या कौन से जिले में ज्यादा है, कौन से जिले में कम है, पता चलता सारा का सारा डाटा तैयार हो जाता। भारत सरकार के जनगणना के सेंसस में वो सारा का सारा नाम आता और भारत सरकार के दस्तावेजों में रिकॉर्ड में सारी की सारी बातें होती। नहीं करने दिया, नहीं होने दिया। तो ये सारी बातें जो है एक बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और जिसकी वजह से ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का वर्गीकरण ये डिनाई करने का, जस्टिस जो है, न्याय जो है, ये डिनाई करने का षड्यंत्र है। तो इसीलिए मैं जिंदगी में मैं आपको बहुत एक खास बात रिपीटेडली मैं हर बार बताता हूं क्योंकि ये बात जानना बहुत जरूरी है। कौन सी बात? कि हम अपने समस्याओं का रोना जितना ज्यादा रोते हैं उस अनुपात में उसका रोना समस्याओं का बहुत रोते रहते हैं मगर उसका समाधान संगठन से होगा। आज तक हमारे लोगों ने क्या सोचा कि कांग्रेस कर लेगी, हमारे लोगों ने सोचा कांग्रेस कर लेगी, फिर कांग्रेस ने धोखा किया तो कहा नहीं अभी बीजेपी कर लेगी। हमारे लोगों ने ये सोचा अभी कांग्रेस ने नहीं किया तो बीजेपी कर लेगी। बीजेपी भी उसी समाज और समूह के लोग हैं जो हजारों सालों से इस देश में शोषण कर रहे हैं। तो वो लोग तो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, वो तो समस्याओं का निर्माण करने वाले लोग हैं। जो हम लोगों की समस्याएं हैं देश में उन्होंने तो निर्माण किए हुए हैं, वो समस्याओं का समाधान करने वाले नहीं हैं। तो मगर हमारे लोग जो है वो अब कहते कांग्रेस ने नहीं किया तो बीजेपी करेंगे। तो इसमें एक कमी हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों की है। वो क्या है? क्या हम पढ़े लिखे लोगों ने समाज के सामने कोई विकल्प खड़ा करके दिया? ये है ना हमारी कमी। हमारे पढ़े लिखे लोगों की क्या कमी है? क्योंकि संगठन निर्माण करना ये अनपढ़ लोगों का काम नहीं है। संगठन निर्माण करना ये अनपढ़ लोगों का काम नहीं है, ये पढ़े लिखे लोगों का काम है। क्योंकि संगठन निर्माण करने के लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव चाहिए, आपके पास आइडियोलॉजी चाहिए, आपके पास कार्यक्रम चाहिए, आपके पास नेतृत्व करने वाला व्यक्ति चाहिए। वो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अगर मान लो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने वाला हो तो उस लेवल का एजुकेशन चाहिए, उस तरह का दिमाग चाहिए, उस तरह का उसके पास में प्रोजेक्शन करने वाला दिमाग चाहिए। ये सारी बातें हो तो वो कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। तो हम अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमने समाज के सामने विकल्प खड़ा करके देना चाहिए था। अगर हमने विकल्प खड़ा नहीं किया तो लोगों ने कांग्रेस को विकल्प माना, कांग्रेस फेल हो गई तो कांग्रेस की जगह बीजेपी को विकल्प माना, क्योंकि हमने तो कोई विकल्प बनाकर नहीं दिया। हमको समाज के सामने विकल्प बनाकर पेश करना चाहिए और जितना विकल्प हमने अभी पेश किया और जो लोग हमारे संपर्क में आए, जो लोग हमारे कांटेक्ट में आए, संपर्क में आए, संवाद की प्रक्रिया के अधीन आए और जिन्होंने भी हम लोगों को देखा, सुना, समझा, फिर नहीं जाता है, फिर इधर ही रहेगा, फिर इधर ही रहेगा, आएगा। और अगर मान लो जाएगा भी, वामसेफ का आदमी जाएगा भी तो उसको एक नया वामसेफ बनाना पड़ता है। हाँ, आप लोगों को खास बात समझा रहा हूं। फिर वो जाएगा भी तो बोलने वामसेफ होना चाहिए है। ये समस्या है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। वे वामसेफ के नाम में एक विकल्प है, क्योंकि ये आसानी से एस्टैब्लिश नहीं हुआ, ये एस्टैब्लिश है। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखते हुए हम लोगों को काम करना चाहिए।
अगर प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन निर्माण की ये प्रक्रिया को हम आपको बार बार समझा रहे हैं, तो इसलिए समझा रहे हैं कि जो काम मैं राष्ट्रीय स्तर पर करके आपको बता रहा हूं और साल में हर साल बताता हूं कि देखो ज्यादा नहीं तो इंच पर बढ़ गया है, ज्यादा नहीं इंच पर बढ़ गया है, यानी पीछे नहीं है, इंच पर बढ़ गया है। तोड़ने की कोशिश करने वाले लोग तमाम होने के बावजूद भी हम आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं। तो ये अगर मैं लोगों को विश्लेषण करके समझाऊं कि हम बढ़ गए, लोग मानते नहीं है। तो हमारे लोग बहुत होशियार लोग हैं, मानते नहीं है। वो जब आंखों से देखते हैं तो सीइंग इज अ बिलीविंग। आदमी जो देखता है यकीन करता है। तो इसलिए हम साल में इकट्ठा आते हैं, इकट्ठा लाते हैं और कहते हैं देख लो, अपनी आंखों से देख लो। हम आपको कह रहे हैं मगर अपनी आंखों से देख लो। अब जो वो खुद ही अपनी आंखों से देख लेता है तो अपनी तसल्ली कर लेता है, हाँ बराबर है, बोलता नहीं मगर तसल्ली कर ले, हाँ बराबर है, बराबर है। तो ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ये बात समझना बहुत जरूरी है प्रत्येक कार्यकर्ताओं को। इसलिए जो राष्ट्रीय स्तर पर हम कर रहे हैं वो आप लोगों को तहसील स्तर पर संगठन बनाने पर ज्यादा जोर लगाना चाहिए। तमाम प्रकार के जो सामाजिक समूह है उन सारे सामाजिक समूहों का संगठन बनाने पर जोर लगाना चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, वो उसके लिए आपको अपने तहसील में, अपने जिले में, अपने कमिश्नरी में और टारगेट बनाकर देखो। जो लोग जिंदगी में टारगेट बनकर काम नहीं करते हैं वो कभी सफल नहीं होते। टारगेट बनाकर काम करो, यानी साल का टारगेट होना चाहिए। साल के टारगेट को आपको हफ्ते में डिवाइड करना चाहिए कि ये टारगेट हफ्ते में इतना होना चाहिए, महीने में इतना होना चाहिए, 3 महीने में इतना होना चाहिए, 6 महीने में इतना होना चाहिए, 9 महीने में इतना होना चाहिए, 12 महीने में इतना होना चाहिए। इस तरीके से टाइम बाउंड कार्यक्रम करते आना चाहिए। जो काम हम करते हैं, जैसे मैं बार बार आपको बताता भी 2025 तक हम 6000 तहसीलों का ढांचा तैयार कर देंगे और 2030 तक जो है 6 लाख गांव का संगठन जो है हम बनाएंगे। हो सकता है ये 60% पूरा हो, 70% पूरा हो, 80% पूरा हो। ये फिर बाद में हम समीक्षा करते हैं, अभी 80% हो गया। टारगेट ही आपका फिक्स नहीं होगा तो आप परसेंटेज कहां से निकालोगे? आपका टारगेट फिक्स होगा तो परसेंटेज निकलता है, टारगेट ही नहीं है तो आपका परसेंटेज कहां से निकलेगा? अगर आपने 100 मेंबर बनाने का टारगेट किया और आपका 80 मेंबर हो गए तो आप कह सकते हैं 80% हो गया है। परसेंटेज तो तब निकलेगा जब टारगेट बनाकर काम करोगे। हमारे लोग की बहुत बड़ी जो कमी है, बहुत बड़ी जो कमी है वो ये है कि वो टारगेट बनाकर काम नहीं करते। तहसील के लोगों को भी अपना टारगेट बनाना चाहिए। तहसील के लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए? ब्लॉक में संगठन बनाएंगे, ग्राम पंचायत में संगठन बनाएंगे, गांव में संगठन बनाएंगे, ये टारगेट होना चाहिए। हो गया भौगोलिक नेटवर्किंग। जैसे मैं सारे देश भर में संगठन बढ़ाकर दिखा रहा हूं तो आपको अपने तहसील में संगठन बढ़ाकर दिखाना चाहिए कि ब्लॉक में बनाएंगे, ब्लॉक के बाद नीचे ग्राम पंचायत में बनाएंगे, ग्राम पंचायत के नीचे ग्राम में बनाएंगे, और फिर सोशल नेटवर्किंग में जो हमारे प्रदेश में जातियां है, हमारे जिले में जातियां है, हमारे तहसील में जो जातियां है उसमें शेड्यूल कास्ट की कौन सी जातियां है, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की कौन सी जातियां है, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की कौन सी जातियां है, शेड्यूल ट्राइब की कौन सी जातियां है, नॉमिडिक ट्राइब की कौन सी जातियां है, ओबीसी की कौन सी जातियां है, एमबीसी की कौन सी जातियां है, ये होनी चाहिए। जब ऐसा होगा तब जाकर के एक काम आप लोग कर रहे हो ऐसा माना जाएगा। केवल आपको राष्ट्रीय अधिवेशन आने के दौरान आपको फंड कलेक्ट करने के लिए दिया गया, आपने फंड कलेक्ट किया, ये काम दूसरे तीसरे नंबर का काम है।
पहले नंबर का काम जो हमारे कार्यकर्ताओं का है वो है विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। प्रचार करने का क्या अर्थ है? एक बात बार बार कहने का मतलब है प्रचार करना। प्रसार करने का मतलब क्या है? अपने लोकेलिटी से बाहर जाकर विचार का प्रचार करना, वो प्रसार करना है। तो शब्दों के अर्थ है, उस हिसाब से काम करना होगा। तो इससे क्या होगा? गांव स्तर का संगठन खड़ा हो जाएगा। अगर तहसील वाले अपना काम कर ले, जिले वाले अपना काम कर ले, कमिश्नरी वाले अपना काम कर ले और स्टेट वाले अपना काम कर ले, तो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा होने को ज्यादा समय नहीं लगेगा। और राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन गांव वाला 6 लाख गांव वाला आंदोलन खड़ा हो जाएगा। जब 6 लाख गांव वाला आंदोलन खड़ा हो जाएगा तो 6 लाख गांव के लोग सड़कों पर दिखेंगे, 6000 जाति के लोग सड़कों पर दिखेंगे। तो ये आंदोलन बहुत कम समय में सफल होगा। ये बात समझना होगा। ये हम कर रहे हैं। तो ये इस तरह के सोचने की वजह से मैंने जिंदगी में ज्यादा समय संगठन निर्माण पर लगाया। वही बता रहा हूं आप लोगों को, उससे बदलाव होगा। अगर आप चिल्लाते हो अरे हमारे पर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अगर मैं भी लाउड स्पीकर लगा के चौराहे पे बैठ जाओ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो समस्या का समाधान हो जाएगा? कैसे होगा? समाधान तो नहीं होगा। ये उपाय नहीं है। संगठित शक्ति का निर्माण करना समस्या के समाधान का उपाय है और छोटी बात नहीं है। अगर आपको गुलामी से आजाद होना है तो संगठित शक्ति आपको गुलामी से आजाद कराएगी। अगर आप इस देश के हुक्मरान बनना चाहते हो तो भी संगठन शक्ति ही आपको ऐसा बनाने में कामयाब होगी। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, यही उपाय है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए ये काम आपको करना होगा। संविधान की प्राप्त मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए महिलाओं का संगठन 6 अक्टूबर को वहां पर जब प्रथम श्रेणी के नेतृत्व आंदोलन करने वाले लोगों को जब वहां डिटेन किया तो वहां महिलाओं ने आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। नागपुर में जब महिलाओं ने अपना नेतृत्व हाथ में लिया तब वो भरपाई हो गई जो डिटेन कर दिया गया था। इस बात की जानकारी जब हम लोगों को हुई तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सोचा गया कि महिलाओं का संगठन ज्यादा तेजी से निर्माण करना होगा। जितना ज्यादा तेजी से महिलाओं का संगठन निर्माण किया जाएगा उतना ज्यादा तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आने वाले समय में हमारी रणनीति में भी एक बड़ा बदलाव हम लोग और कर रहे हैं। महिलाओं के संगठन के निर्माण पर ज्यादा जोर लगाया जाएगा। यह अनुभव हमें नागपुर में 6 अक्टूबर को हुआ। तो इस तरीके से यह बात मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? आप लोगों को भी ये ध्यान रखना है कि अपने अपने तहसीलों में, अपने अपने ब्लॉक में, ग्राम पंचायत में, ग्राम में, जिले में, कमिश्नरी में, स्टेट में अगर आप महिलाओं का संगठन निर्माण करने पर ज्यादा जोर लगाओगे, उनको महिलाओं को प्रशिक्षित करने में ज्यादा जोर लगाओगे, उनको बोलने का हुनर आना चाहिए। बोलने का हुनर आने से ही तो प्रचार प्रसार होगा। बोलने का हुनर ही तो नेतृत्व करने का हुनर है। नेतृत्व करने के हुनर में बहुत सारे हुनर में एक हुनर बोलने का हुनर भी है और ये काम आने वाले समय में आपको करना होगा। अन्यथा अभी यहां पर एक लिखा हुआ मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए अगर आप सर्वे कर लो तो कौन सी महिलाएं हैं जिनको मौलिक अधिकार संविधान के अंदर लिखे हुए हैं उनका पता है, तो आपको यह भी समस्या पता चलेगी कि महिलाओं को पता ही नहीं मौलिक अधिकार क्या है। एक तो संविधान में अधिकार है और एक मौलिक अधिकार है। अभी मैं बोल रहा हूं
आवाज निकाल कर बोल रहा हूं, तो ये कोई आवाज जो है मेरी, ये संविधान मुझे देती है क्या? ये तो बाय बर्थ है। ये आवाज जो है ये संविधान थोड़ी दे रही है, ये तो बाय बर्थ है। मगर शासक वर्ग जो आवाज आपकी नेचुरल है उसको रोकने के कानून बनाती कि बोलने का अधिकार नहीं होगा। इस संदर्भ में बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। एक राइट है, एक फंडामेंटल राइट है। तो ऐसी बहुत सारे अधिकार हैं। संगठन बनाने का अधिकार, अभिव्यक्ति यानी बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, ये सारे अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार है। ये इतना बड़ा हम लोग जो है यहां अधिवेशन कर रहे हैं, तो किसी पुलिस वाले के पास में पावर नहीं है कि वो आपको रोक लगा दे। क्यों? ये फंडामेंटल राइट है। पुलिस के पास पावर ही नहीं है कि वो रोक लगा दे। हां, अगर आप इलीगल कर रहे हो तो फिर पुलिस के पास में, इलीगल के विरोध में पुलिस के पास पावर है। अब कानपुर के पुलिस वालों ने मेरे ऊपर एफआईआर दाखिल किया। अब एफआईआर क्यों दाखिल किया जानते हो? मैंने भाषण में कहा था मेरे ऊपर भारत भर में कहीं पर भी एफआईआर नहीं है। पुलिस वालों, अरे अमन मेश्राम पर एफआईआर नहीं है? चलो करो। मतलब तो कानपुर के पुलिस वालों ने मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया। ये बोल रहा है कि एफआईआर ही नहीं देश भर में, ऐसा कैसा नेता भाई, ये तो एफआईआर ही नहीं है। तो एफआईआर कर दिया। एफआईआर करने के बाद किसी ने पुलिस वालों को पूछा, उस दिन वामन मेश्राम कानपुर में था क्या? अरे नहीं था क्या? पुलिस वाले पूछ रहे, नहीं था क्या? नहीं, हमें पता नहीं, मगर आपने एफआईआर किया तो आपको पता होना चाहिए वामन मेश्राम कानपुर में उस दिन था क्या? नहीं, कार्यक्रम था तो जरूर रहा होगा तो अनुमान है, कंफर्मेशन कहां है? मैं तो लखनऊ में था। मैं वहां से जानकारी ले रहा था, तो इसलिए वहां मैं था ही नहीं। तो वो पुलिस वाले जो है एफआईआर उनका ऐसे हवा में उड़ गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुलिस वालों के खिलाफ भी केस हो गया। अब पुलिस वाले जवाब नहीं दे पा रहे, उनको वहां पूछा गया इस बात का सबूत पेश करो कि वामन मेश्राम उस दिन कानपुर में था। अब है नहीं सबूत सब ऐसे हवा में उड़ जाएगा एफआईआर। झूठा एफआईआर दाखिल किया, ये केस और पुलिस वाले पर हो जाएगी। मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं वो ये है कि हमारे पास मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट जो है, एक राइट और फंडामेंटल राइट, ये महत्वपूर्ण है। और इसको बचाने के लिए महिलाओं का बड़ा राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना चाहिए। आंदोलन खड़ा करने के लिए महिलाओं का संगठन होना चाहिए। संगठन तो है, आंदोलन खड़ा करने के लिए महिलाओं का संगठन खड़ा करना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में संगठन के निर्माण की दिशा में महिलाओं का संगठन काफी देश भर में बढ़ गया है, और आंदोलन करने की दिशा में अब हम लोगों को बड़ा संगठन का निर्माण करना होगा। बस इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। और लगभग 2:45 बजे का समय हो गया, 3:45 बजे अगला सेशन शुरू होगा। लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। तो इसमें आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि सभी लोगों को भाग दौड़ करके खाने के जाने की जरूरत नहीं है, शांति से जाओ, मिलेगा सबको बहुजन समाज के लोगों को बहुजन समाज का बनना बहुत जरूरी है। भोजन तो मिलेगा ही मिलेगा।